हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ एडिटोरिया का अभी जो लेटेस्ट में स्टार्ट हुआ है सीरीज, खाकी सीरीज 3.0 बिहार दरोगा के लिए। तो ये अभी संडे को ही अभी रिसेंट में ये पहला टेस्ट लिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची एक में महोत्सव या त्योहार दिया हुआ है, वहीं सूची दो में देखेंगे तो राज्य या स्थल दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला दिया गया है फ्लेमिंगो महोत्सव, तो ये सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। वही दूसरा है पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, तो यह जो है इस बार बेंगलोर में मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन दो जो हमारा है ये सही हो जाएगा। फिर आगे है कि 23वां दिव्य कला मेला यह वडोदरा गुजरात में मनाया गया। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस बन के आ रहा है 1324 का, तो 1324 हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है, तो यह चाइना में हुआ है। और यह जो है इसके सारे सिम्टम्स लगभग कोरोना के जैसे ही हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यह वायरस जो है बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें जो दिया हुआ है कि अभ्यास ला पैरोस के चौथे संस्करण में INS मुंबई ने भाग लिया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है, तो ये भी सही है। दोनों सही है और सही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक और दो दोनों। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि गलत कथन बताना है। तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है कि इसमें स्टूडेंट्स और रिसर्चर जो हैं एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा इसका है कि इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। तीसरा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, तो ये भी सही है। और पूछ इसमें गलत रहा था, और तीनों ही जो इसके जो ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी A B और C, ये तीनों सही है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें गलत कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर है चर्चा में रहा विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो गूगल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलन बताना है। पहला है कि बिहार के नए राज्यपाल तो अभी आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है, ये तो सही है। फिर है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया, तो ये भी सही है। फिर है 78वीं संतोष ट्रॉफी विजेता केरल, तो केरल इसमें विजेता नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल है, केरल जो है इसमें उप विजेता है, तो इसीलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। और गलत पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चौथा इसमें दिया गया है कि डूम सिटी का निर्माण जो है प्रयागराज महाकुंभ में, तो ये भी सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही था। आगे दिया गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर है कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। तो इसमें पहला तो दिया गया है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया, तो ये तो सही है। दूसरा है द ब्रूट लिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा है फिल्म शोगुन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितने किलोमीटर की है,
तो यह जो है 12 किलोमीटर की है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो आपको पता है 5 देशों को चुना गया है, जिसमें से पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा तो है ही, इसके अलावा 2 अलग जो देश हैं वो ग्रीस और डेनमार्क हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किनको चुना गया है, तो तीनों को चुना गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलन बताना है। तो इसमें जो पहला है कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ये सही है। फिर 23 जनवरी पराक्रम दिवस है, ये भी सही है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी सही है। 30 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस नहीं है, बल्कि ये 25 जनवरी को ही है। तो इसीलिए जो है ये हमारा स्टेटमेंट डी गलत है, और इसमें गलत पूछ रहा है, इसलिए जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो ये एक्सोप्लैनेट जो है इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है K2-18b, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जो जलाशय है उसमें स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। घोड़ा कटोरा जलाशय यह कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो पहला जो इसमें दिया गया है कथन कि गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको अर्जुन पुरस्कार से नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनु भाकर को। तो इसलिए इसमें सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 ही सही है। तो 1, 2 हमारा स्टेटमेंट कह रही हूँ, सॉरी, कूट ए में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि NVS-02 उपग्रह जो इसरो के 100वां उपग्रह है, जिसे किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो GSLV F-15, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण जो है किस जिले में किया जाएगा? तो यह गोपालगंज में बनाया जा रहा है, गंडक नदी के किनारे, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर है कि पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री जो है 113 व्यक्ति को दिया गया है, तो ये भी सही है। सी है कि पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिला और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि उनके मरने के बाद। तो इसमें जो है 25 महिला नहीं है बल्कि 23 महिला ही हैं, और इसमें 13 व्यक्ति मरणोपरांत, ये तो बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो है 10 NRI को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि उनको भी पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ 23 महिला होगा, ना कि 25, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा जो इसमें दिया गया है कि पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट बोल रहा था। आगे है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुनें।
तो इसमें सही कथन बताना है। पहला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट हम लोग को पता है, और इसको याद करने के लिए आप लोग अगर 7,15,343 वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे तो ये ईजिली याद होगा। तो इसीलिए आप लोग शॉर्ट वे में याद करने के लिए इस ट्रिक को अपना सकते हैं। दूसरा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल और फिर छत्तीसगढ़ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है, तो ये भी सही है। और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह जो है मुख्यतः गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पटना और जो गया है यह गंगा के किनारे में बसा हुआ है, अगर आपको बिहार का मैप याद है तो, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो ये 30 मीटर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन बताना है। तो एक साइड अनुसंधान संस्थान है और दूसरा साइड शहर दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, यह जो है देहरादून में, तो देहरादून में नहीं होके बल्कि यह शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो दूसरा ही हमारा गलत हो जाएगा, और गलत पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फिर आगे भी देख लीजिए कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम है, और फिर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश है। तो ये दोनों जो है सही है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह राजस्थान में जो है सर्वाधिक, यानी कि लगभग 90% जिप्सम का जो उत्पादन है अकेले राजस्थान करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। तो अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण अगर चट्टान का रूपांतरण हो रहा है तो वह कायांतरित चट्टान होगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल जो है वह नीस है, ये भी आप लोग को पता होगा। और चट्टान 3 टाइप के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित, आप जो भी बोल लें, तो ये भी आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। तो यह जो है पछुआ पवनें कहलाती हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और वहीं अगर हम लोग व्यापारिक हवाएं देखें तो यह जो है 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो इसके बीच जो भी हवाएं चलती है उसको व्यापारिक पवन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। पहला इसमें दिया गया है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है कि नील नदी का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा नहीं है विश्व में, बल्कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वह विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। और इसमें पूछ रहा है कि जो कथन सही नहीं है, यानी दूसरा सही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा जो है वो कौन सा है। तो पाल घाट। और इसके अलावा देखेंगे तो थाल घाट जो है यह दर्रा जो है मुंबई से नासिक को जोड़ती है, और भोर घाट जो है
यह मुंबई से पुणे को जोड़ती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। तो ये आपको पता है कि सिक्किम जो है, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, 3 कंट्री, जिसमें नेपाल, भूटान और चीन है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। और सूची 1 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। फिर दिहांग दिबांग, तो यह अरुणाचल प्रदेश में, नौक्रेक मेघालय में, और कोल्ड डेजर्ट जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस है 4 3 2 1 का। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निकेत या आला किससे संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यह जो है हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन पर विचार करिए। एक साइड कन्वेंशन है और दूसरे साइड दिया हुआ है कि किस वर्ष लागू हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो पहला दिया गया है कि बेसल कन्वेंशन, तो बेसल कन्वेंशन जो है यह मई 1992 में लागू हुआ है, बिल्कुल सही। फिर है रॉटरडैम कन्वेंशन, यह फरवरी 2004 में लागू हुआ है, तो ये भी सही है। और तीसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन, यह मई 2004 में स्टार्ट हुआ है, तो यह भी सही है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और फिर अगर हम इन कन्वेंशन का उद्देश्य देखें तो बेसल कन्वेंशन जो है इसका उद्देश्य खतरनाक और अन्य प्रकार के जो कचरे हैं उसको सीमा पार परिवहन और निपटान से उससे संबंधित है। इसके अलावा अगर हम रॉटरडैम कन्वेंशन को देखें तो इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो खतरनाक रसायन है उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल जितने भी देश हैं उनके बीच पूर्व सूचना और सहमति प्रक्रिया के माध्यम से उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है इसमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक पीओपी हैं उससे बचाना है। तो इस तरीके से इन तीनों के बनाए जाने के उद्देश्य भी आप लोग को याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट है कि प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है कि इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि यह प्रति चक्रवात है। दूसरा है इसमें हवा की दिशा जो है केंद्र से परिधि की ओर चलती है, तो ये केंद्र से परिधि की ओर यानी कि अंदर से बाहर की ओर जा रही है, तो ये भी सही है। फिर है भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, तो ये भी सही है। और इसमें सही पूछ रहा है तो सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ महासागर है, तो यह प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उस अनुच्छेद में किसका वर्णन दिया हुआ है संविधान में, तो वो है। चलिए मिलान करते हैं। इसमें पहला है कि अनुच्छेद 26, तो ये अनुच्छेद 26 में आप सभी को पता ही होगा कि इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, यानी कि 4। फिर अनुच्छेद 98, तो इसमें जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। और अनुच्छेद 239, तो यह संसद सचिवालय से संबंधित है। इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारा सीक्वेंस 3 4 2 1 का है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है 3 4 2 1 का।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध जो है किस विषय से है। तो आपको पता है कि 57वां जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था वह लाया गया था सहकारी समिति या सहकारी जो समिति है उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सहकारी संस्था का गठन एवं कार्य संचालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। तो नहीं, बल्कि यह इसका जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्योंकि जो सदस्य यहाँ पे निर्वाचित होते हैं उनके द्वारा जो है आपसी सहमति से अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो यानी कि यह अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, तो पहला गलत है। दूसरा है कि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो नहीं, 21 साल है। वोट देने की आयु जो है 18 है, दूसरा भी गलत है। तीसरा है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है। तो यह जो है 6 माह तक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है 1919 भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ है। तो द्वैध शासन हम सभी को पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है सबसे पहले भारत में लाया गया, और इसके तहत जो है जो भी प्रशासन के विषय थे उसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक तो था हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित। और आरक्षित में वो विषय थे जो प्रॉफिटेबल थे और जिस पे जो अंग्रेज़ों को जो है उससे फ़ायदा होता था, जैसे कि राजस्व या फिर जैसे पुलिस है, कानून व्यवस्था है। तो ये सभी आरक्षित विषय में रखे गए थे। और हस्तांतरित वाले में वैसे थे जो प्रॉफिटेबल नहीं थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये सारे थे। और आरक्षित विषय जो भी थे वो ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा जो है और उनके कार्यकारी परिषद के अधीन जो है उनको रखा गया था। और हस्तांतरित विषय जो हैं यह जो है लोकल जो विधान परिषद में जो भी सदस्य चुने जाते थे उनके अंतर्गत ये होता था। तो यही जो व्यवस्था थी इसी को द्वैध शासन कहा गया था। तो इसमें जो पूछ रहा है कि द्वैध शासन का अर्थ क्या है, तो इसमें हम देखें तो इस तरीके से तो पहला न्यायपालिका और विधायिका को शक्ति, ऐसा कुछ नहीं था। केंद्रीकृत शासन प्रणाली ऐसा भी नहीं था। दोहरी राजशाही प्रणाली ऐसा भी नहीं था। तो ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, ये तो सही है। दूसरा है कि इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, तो ये भी सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, तो ये भी सही है। और फिर डी है कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक दूसरे वर्ष। तो ऑप्शन डी जो है गलत है, इसमें गलत पूछ रहा है, इसलिए डी जो है हमारा वो सही आंसर है। आगे है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी कि जो नागरिक के अलावा विदेशियों को भी जो अधिकार प्राप्त है। तो इसमें जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है यह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। जैसे कि हम लोग को पता है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30
ये जो हैं ये स्पेशली सिर्फ नागरिक को ही दिए गए हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का भाग 14 जो है वह संबंधित है। तो ये हम सभी को पता है कि इसमें जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि संघ और राज्य के अधीन जो लोक सेवा है और ये भाग 14 के अंतर्गत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावे अगर हम लोग देखें तो संघ और राज्य के बीच का जो संबंध है यह भाग 11 में दिया हुआ है, और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो है यह भाग 10 में इसका वर्णन है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर 43 हो जाएगा, यानी कि 43 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी आंसर है। फिर 44 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हेट। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें जो है नरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको चेंज करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि द शॉपकीपर सेड टू हिम डोंट यू नो दैट आई एम योर फ्रेंड। तो इसका जो अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा द शॉपकीपर आस्क्ड हिम इफ़ ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज हिज फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। आगे है कि सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी कि इसका जो समानार्थी शब्द है वो बताना है डिस्टेंट का। तो इसका हो जाएगा क्लोज, और यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हिंदी का क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दिक् दर्शन का संधि विच्छेद होगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद बताना है। तो ये हो जाएगा दिक् प्लस दर्शन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर है एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक मुंह दो बात से होता है कि अपनी बात से पलट जाना, यानी कि जिसके अपने बातों का वैल्यू नहीं रखना, कि अभी कुछ बोल रहे हैं और फिर कभी कुछ और बोल रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एक मुंह दो बात। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी कि इसमें जो शुद्ध दीर्घायु का सबसे सही स्पेलिंग जो है वो बताना है। तो दीर्घायु अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से नहीं लिखाया जाता, इस तरीके से भी नहीं, यानी कि दीर्घायु का सही स्पेलिंग ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर आगे रीजनिंग दिया हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो 99 होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे इसमें भी ये जो है मैथमेटिक्स रीजनिंग जो भी आप समझ लें, ये मैथमेटिक्स का हालांकि क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का वह 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 52 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 52.4%, यानी कि ऑप्शन ए। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से हमारा मैथ रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन था उसका मैं आंसर बता दी हूँ, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो गांधी जी हैं उन्होंने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और रचनात्मक कार्यों में लग गए थे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है तो उसमें है रचनात्मक कार्य, हिंसा के सीमित उपयोग, अंग्रेज से समझौता और परंपरागत कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और इसके आगे अगर आप लोग को पता हो तो जैसे कि चरखा और खादी, तो वो पहले भी उनको सपोर्ट करते थे और बढ़ावा देते थे। इसके अलावा उन्होंने जो छुआछूत और जो अस्पृश्यता मिटाने का जो कोशिश जो उनका जो हुआ तो वो इसी टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग को पहले से पता भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो यह रखा गया था
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दादा भाई नेहरू आपको पता ही है, इनके द्वारा बहुत फेमस सी पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है यह किसके द्वारा की गई थी, तो मल्लिक उल सर्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान जो हैं वह प्राप्त हुए हैं कौन से संस्कृति से, तो जोरवे संस्कृति से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और यह जो है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बीच का क्षेत्र था, मालवा का क्षेत्र, वहाँ पे फैला हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें और कूट के प्रयोग से उत्तर को बताएं। तो इसमें पहला है कि यह एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि है, तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि यह जनसंख्या के जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है, तो ये भी सही है। यह पूरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी सही है। तीनों सही है और सत्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 1%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में धातु दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित रोग। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक जो है इससे मस्तिष्क सूजन। फिर कैडमियम, इससे क्या होता है कि हड्डियों में कमजोरी होने लगती है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है PVC, इसके कारण जो है फेफड़े का कैंसर उत्पन्न होता है। और बेरियम जो है यह श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। तो हमारा जो सीक्वेंस है 2314 का, और 2314 हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो हिस्टामिन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो पहला दिया गया है कि लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो चलिए इसका ईयर पहले देख लेते हैं। लेक्स लोकी अधिनियम जो आया था यह आया था 1850 ईस्वी में। बंगाल टेनेंसी आपको पता ही होगा कि 1885 ईस्वी में। आयु सहमति अधिनियम यह 1891 में एज कंसेंट जो एक्ट लाया गया था उसी को हिंदी में आयु सहमति अधिनियम बोलते हैं, आयु की सहमति अधिनियम। फिर है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यह लाया गया था 1904 ईस्वी में। तो इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस में देखें तो यह पूरा सीक्वेंस में ही है, यानी कि 1 2 3 4 जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला है फतूह उल सलातीन जो है अब्दुल मलिक इसामी। फतूहाते फिरोज शाही, तो फिरोज शाह तुगलक। फिर है तारीख़ फिरोज शाही, तो जियाउद्दीन बर्नी। और खज़ैन उल फतूह जो है अमीर खुसरो। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस है 2143 का, यानी 2143। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे है कि अनंत राज सागर जलाशय के निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो यह जो है विजयनगर के शासक के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर था। फिर है गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो यह जो है अकबर के शासनकाल में थे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स की वजह से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, यानी कि डीएनए जो है किस अंग में पाया जाता है। तो हम सभी को पता है कि डीएनए 3 अंग में पाया जाएगा। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्रकणिका बोलते हैं, फिर है केंद्रक और हरित लवक यानी कि न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में। तो हमारा जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो हम लोग को पता है कि नेशनल इनकम निकालने का 3 विधि जो है 3 विधि होता है। एक तो है इनकम यानी कि आय विधि, दूसरा है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विधि, और तीसरा होता है प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद विधि। तो आय व्यय और उत्पाद के वितरण विधि जैसा कुछ नहीं है, इसलिए ये जो है नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, यानी कि इसमें 4 दिया हुआ है तो इसको फर्स्ट टू 4 जो है हम लोग को इसके खोज के अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस में करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज जो है यह 1917 में रदरफोर्ड के द्वारा। न्यूट्रॉन का जो है जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में। और पाई मेसॉन का खोज जो है यह CF पावेल के द्वारा 1947 में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सीक्वेंस में लगाएंगे तो 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो चलिए पहले ईयर देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार हम सभी को पता है 1909 में आया था। गांधी इरविन पैक्ट जो है यह 5 मार्च 1931 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। और जलियांवाला बाग ये तो बहुत फेमस है 1919 13 अप्रैल 1919 में। और अगर चारों का ईयर आप लोग को पता है तो ईजिली आप इसे टिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार आएगा, देन जलियांवाला बाग, फिर गांधी इरविन पैक्ट और फिर अगस्त प्रपोजल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। तो बाल गंगाधर तिलक ने। और मराठा और केसरी समाचार पत्र जो हैं यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही इसको महाराष्ट्र में लाया गया था, यह इनके द्वारा ही प्रकाशित होता था, जो भी आप समझ लें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो चलिए इसका पहले ईयर देख लेते हैं। तो खिज्र खां जो हैं इनका अगर ईयर देखें तो यह 1414 से लेके 1421 तक इनका टाइम पीरियड था। फिर इसके बाद देखें मुबारक शाह, तो इनका जो टाइम पीरियड था 1421 से लेके 1434 तक। 21 से 34 आप लोग समझ जाएंगे 1400। और फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड था यह 1434 से लेके 1445 तक। और फिर अलाउद्दीन आलम शाह का जो था 1445 से लेके 1451 तक। तो ये अगर ईयर आप लोग को पता है तो आप इजीली टिक कर पाएंगे। तो इसका सीक्वेंस 1 3 2 4 का बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन 1 3 2 4 ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, यानी कि गुप्त काल में जो है जो प्रशासनिक विभाजन था उसको कैसे डिवाइड किया गया था, किस सीक्वेंस में, तो वो देखना है। तो इसका जो है सबसे पहले आएगा भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि और फिर लास्ट में ग्राम। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो रिचर्ड फेनमैन को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे।
फिर है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति की जाती है, तो लेमिनेरिया से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है, तो सीलियक रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। वहीं अगर सी की कमी से देखें तो स्कर्वी, और विटामिन ई की कमी से तंत्रिका संबंधी समस्या होता है। के से विटामिन के की कमी होगी शरीर में तो रक्त जमने में जो है समस्या उत्पन्न होगी। आगे दिया हुआ है कि किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। फिर है बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें केवलार तार का यूज़ होता है, और यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है। फिर है कौन सा कार्य जो है मेडुला एब्लेगेंटा के द्वारा नियंत्रित होता है, तो हम सभी को पता है कि इसमें जो है अनैच्छिक जैसे छींकना, खांसना, उल्टी करना, ये सारा जो है मेडुला एब्लेगेंटा का कार्य है, यानी इसको नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी। फिर आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है, तो प्रार्थनाओं का जो संग्रह है वह ऋग्वेद है। और इसके अलावा अगर देखें अथर्ववेद में तो आपको पता है यह जादू टोना से संबंधित चीज़ें इसमें दी हुई हैं। यजुर्वेद में यज्ञ का कर्मकांड से संबंधित चीज़ें दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर देखेंगे सामवेद तो उसमें संगीत से संबंधित है, तो ये भी आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभाग दिया हुआ है और एक तरफ उसके संबंधित कार्य, तो चलिए मिलान करते हैं। पहला इसमें दिया गया है दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज से मतलब है ये सैन्य विभाग। फिर है दीवाने रसालत, रसालत जो है वह विदेशी और धार्मिक मामलों से संबंधित था। फिर दीवाने इंसा जो है संचार मंत्री। और दीवाने विजारत जो है यह वित्त विभाग। इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है यह बन के आ रहा है CBD और A। तो CBDA जो है हमारा ऑप्शन CBDA ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर है शेविंग क्रीम की मृदुता जो है किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, तो यह जो है पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर है फिलोसफर्स वूल यानी कि यसद पुष्प जो है रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है पेनिसिलियम को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर आगे है कि किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, तो तमिल साहित्य का बाइबल जो है वह तिरुकुरल यानी कि तिरुकुलर को बोलते हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और इसके जो रचयिता हैं यानी कि लेखक जो जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई उनका नाम तिरुवल्लुवर है। और इसके अलावा इसको जो एक और भी संज्ञा दी जाती है वो है पांचवा वेद की, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है शल्य क्रिया में पट्टी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पट्टियों के रूप में पूछा है, तो पट्टियों के रूप में जिसका यूज़ होता है वह है कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन नॉर्मली जो शल्य चिकित्सा में जो यूज़ होता है वह है कैल्शियम सल्फेट का, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दिए गए जो कूट हैं उसको मिलान करना है और फिर उसका उत्तर कूट के उपयोग करके देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऑर्निथोलॉजी, तो ये पक्षियों का अध्ययन है, उसको बोलते हैं। फिर है ऑस्ट्रियोलॉजी, तो हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं। लेपिटेरियोलॉजी, यह तितली का अध्ययन है। और माइकोलॉजी
कवक का, और फाइकोलॉजी होता तो शैवाल का। तो इस तरीके से इसमें सारा ऑलरेडी मिला हुआ है ABCD। तो हमारा जो ऑप्शन है वह C हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C में ABCD का जो है वो कूट दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पाल और प्रतिहार के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या है। तो उपरिका शब्द जो है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख है, यानी कि उसको उसके लिए यूज किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। फिर है कर्तन एवं दहन जो है कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है। तो बेबर बोला जाता है मध्य प्रदेश में, और वहीं अगर आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो ये मैंने पहले भी बताया है कि पोडुके या फिर पोड्डू बोला जाता है, और झारखंड में इसी को कुरुबा, और राजस्थान में वॉल्ट्रे या वालरे, जो भी आप लोग समझिए। वॉल्ट्रे कहीं लिखा हुआ था और कहीं पे वॉल्ट्रे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो कुल 25 देशों ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एजोला, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि माथुरी लोक नृत्य जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो यह नृत्य जो है तेलंगाना का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से इसके मिश्रण से जो आयोडीन को अलग किया जाता है जो किस विधि के द्वारा। तो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के द्वारा, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट ठोस जो है द्रव में परिवर्तित ना होके डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी आप लोग को पता ही होगा कि मैंने पहले भी बताया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। यानी कि कृषि का एक क्रम होता है कि पहले बोएंगे, फिर उसके बाद उसका मिट्टी तो पहले तैयार करेंगे, कि पहले काटेंगे कि सींचेंगे। तो उसका एक सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस जो है वो पूछ रहा है। तो नॉर्मली भी सभी को जनरली पता भी होगा कि पहले सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें बीज डालेंगे, फिर बीज ने डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे यानी सिंचाई करेंगे, और फिर फसल तैयार होगा तो उसको कटाई करेंगे। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही सीक्वेंस में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। तो यह जो है तारपोर समिति की सिफारिश थी पूंजी खाता परिवर्तनीयता, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। और नरसिम्हन के बारे में आपको पता होगा कि इनके द्वारा बैंकिंग सुधार जो है इनके सिफारिश पे लाया गया था। और फिर आबिद हुसैन और रंगराजन का आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों के द्वारा क्या सिफारिश किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, किस क्रांति का नारा था। तो यह था अमेरिकन क्रांति का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फिर है फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है। तो यह बस्तील का पतन हुआ था इस कारण से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है। तो 11.3%। तो ये जो है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो चलिए आज हम लोगों ने जो अभी रिसेंट में एडिटोरिया का खाके 3.0 का जो पहला सेट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इसका टेस्ट अभी संडे को ही हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए क्वेश्चन का और आंसर का, तो मैं इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो पिन कर दूंगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अदर कोई कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। हम आप लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सभी का धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।